नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आरबीएससी साइंस बाय विनोद सर के यूट्यूब चैनल पर सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से मॉडल पेपर 1 पढ़ेंगे, जो एक एक प्रश्न बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ने से पहले साथियों, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। करते दोस्तों शुरुआत। देखिए साथियों, प्रश्न नंबर 1। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि एग्जाम का ब्लूप्रिंट जारी किया जा चुका है। इसमें आपके बहुविकल्पी प्रश्न प्रश्नों की संख्या 1 से लेकर के 15 तक होगी। यानी जो वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन आएंगे उनकी संख्या, ऑब्जेक्ट टाइप एबीसीडी वाले, उनकी संख्या 1 से लेकर के 15 तक आएगी। ये प्रश्न नंबर 1 हो गया। प्रश्न नंबर 2 आपका आएगा रिक्त स्थान। रिक्त स्थान, इनकी संख्या बढ़ा करके 1 से लेकर के 7 तक कर दें। 1 से 7, पहले 6 आते थे, अब कितना आ जाएंगे? 7। फिर प्रश्न नंबर तीसरे में आएंगे आपके अति लघुत्रात्मक प्रश्न। अति लघुत्रात्मक प्रश्न, ये 1 से लेकर के 10 तक, 1 से 10 आएंगे। ये सारे के सारे ही क्वेश्चन आपके 1 मार्क्स के होंगे। अब आप लगाओ 15, 7, 22, 22 और 10, 32। 32 नंबर आप बिल्कुल छोटे छोटे प्रश्नों को पढ़ करके आप प्राप्त कर सकते हो। और 20 नंबर 17 के जाते हैं, तो 52 नंबर आप फर्स्ट डिवीजन के अंक आप आराम से प्राप्त कर सकते हो। अगले फिर आपके इससे बड़े हैं थोड़े लघुत्रात्मक। इन प्रश्नों, ये प्रत्येक 2 नंबर का आएगा। और फिर इससे दीर्घ लघु आएंगे, वो 3 नंबर का आएगा। और निबंधात्मक आएंगे, वो 4 नंबर के आएंगे। 3 नंबर वाले प्रश्न आपके टोटल प्रश्नों की संख्या 5 आएगी, और 4 नंबर वाले प्रश्नों की संख्या 3 आएगी। तो आशा करते हैं आप इसी सिस्टम से तैयारी करें सभी बच्चे। अब शुरुआत करते हैं। ये मैंने मॉडल पेपर फर्स्ट, इसका एक क्लास टेस्ट लिया है। इसके प्रश्नों का मैं आपको दोहरान करता हूं विथ आंसर। बहुविकल्पी प्रश्न, सही उत्तर का निशान लगाकर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। प्रश्न नंबर 1, जल का विद्युत अपघटन होने पर प्राप्त होने वाले गैसों का अनुपात क्या है? ये जल 2H2O, इसका कर रहे हैं हम विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन, जब आप इसका अपघटन कर रहे हो तो कौन सी अभिक्रिया है? संयोजन। संयोजन नहीं, वियोजन। कौन सी अभिक्रिया साथी हुई है? वियोजन अभिक्रिया। और वियोजन अभिक्रिया का दूसरा नाम है क्या है? अपघटन अभिक्रिया। 2H2 प्लस O2, ये दोनों ही गैस है, आपको पता है। ये LDG, ये अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव, गैस, सॉलिड गैस और लिक्विड। पानी है तरल अवस्था में है। जब इसका विद्युत अपघटन किया तो दोनों गैसों में बदल गए। आपसे पूछा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना है। हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 4, और यहाँ ऑक्सीजन की कितनी है? 2। साथियों कितना अनुपात आ गया इसका? 2:1। सेकंड प्रश्न ये पूछा आपसे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये CaOH का होल 2
वायु में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के साथ धीमी गति से अभिक्रिया करके दीवारों पर एक चमक जैसी परत बना लेता है, तो उस परत का क्या नाम है? तो देखो साथियों, CaCO3, ऑक्सीजन की संख्या 2 और 2 4 और एक हाइड्रोजन प्लस H2O। तो आंसर क्या साथियों इसमें? कैल्शियम कार्बोनेट। दीवारों पर जो हम पुट्टी करते हैं या सफेदी करते हैं, तो 4-5 दिन बाद में इस कार्बन डाइऑक्साइड के कारण जो चमक उत्पन्न होती है वो किसकी परत चढ़ती है? कैल्शियम कार्बोनेट। अब साथियों कैल्शियम कार्बोनेट किसका अणुसूत्र है? इसको हम मार्बल का अणुसूत्र कहते हैं। इसका नाम संगमरमर का अणुसूत्र है। इसी को चूना पत्थर का कहते हैं, इसी को खड़िया का कहते हैं, और अंग्रेजी में इसी को बोलते हैं हम लाइम स्टोन। यदि इनमें से भी आपसे कोई सा भी नाम दे दे और आपसे पूछे इसका रासायनिक अणुसूत्र क्या है, आपको क्या लिखना? CaCO3। नेक्स्ट क्वेश्चन, संक्षारण के पश्चात निकिल पर चढ़ी परत का रंग होगा। यानी निकिल एक धातु है जिस पर कौन से कलर की परत चढ़ जाती है? कब? जब उसका संचारण होता है, उस पर जंग लगता है। तो काले रंग की परत, भूरे रंग की परत, हरे रंग की परत, और ऑप्शन इसमें दे रखा नो कलर यानी रंगहीन। तो साथियों इसका आंसर क्या आएगा? रंगहीन। निकिल पर किसी भी प्रकार का किसी भी रंग की परत नहीं चढ़ती, तो कौन सा आएगा इसमें? रंगहीन, नो कलर, नो कलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण में किस प्रकार का परिवर्तन है? परिवर्तन यानी चेंजेस, भौतिक परिवर्तन है या रासायनिक परिवर्तन? प्रकाश संश्लेषण। तो साथियों प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो उसके अंदर एक बार जो उत्पाद बन चुका है पुनः उससे वो वस्तु नहीं बन सकती। तो परिवर्तन कौन सा साथियों? रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंजेस। नेक्स्ट, किंग ऑफ एसिड किसे कहते हैं? यानी अम्लों का राजा किसे कहते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। तो इसका आंसर क्या साथियों? H2SO, सल्फ्यूरिक अम्ल को अम्लों का राजा कहते हैं। अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है? पीएच मान कितना होता है अम्लीय वर्षा का? 5.6। अम्लीय प्रकृति की होती है, 7 से कम इसका पीएच मान है। ये तो कौन सी वर्षा है? अम्लीय वर्षा। अब साथियों पीएच से संबंधित बात करते हैं। पीएच की खोज करने वाले व्यक्ति कौन थे? सोरेनसन। पीएच की खोज किसने की? सोरेनसन। पीएच स्केल का उपयोग क्या है? अम्ल और क्षार की परास को मापना, अम्ल और क्षार की परास को मापना। एक्चुअल परिभाषा, हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगणक पीएच कहलाता है। पीएच इजिकल टू माइनस log 10 कोष्टक में H+। आगे समझिए साथियों, अम्लीय वर्षा का पीएच मान 5.6 और ये 7 से कम है इसलिए अम्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, NaOH का 10 ml विलियन, सोडियम हाइड्रोक्साइड का 10 ml विलियन, HCl के 8 ml विलियन से पूर्णतः उदासीन हो जाता है। यदि NaOH के इसी विलियन का 20 ml ले तो इसे उदासीन करने के लिए HCl के उसी विलियन को कितनी मात्रा लेनी होगी? देखो साथियों, NaOH का पहले लिया हमने 10 और HCl कितना ले रखा है? 8। अब NaOH का कितना ले लिया हमने? 20। तो HCl का कितना लेंगे? 8 दूनी 16, क्योंकि डबल हो रहा है ना। देखो पहले शुरुआत में हमने NaOH कितना लिया था? 10 ml और HCl कितना लिया है? 8। सेकेंड कंडीशन में NaOH हमने कितना लिया है? 20 ml। अब हम इसको उदासीन कर रहे हैं ना HCl को,
तो कितने लेंगे 16 ml। तो इसका राइट आंसर कितना है 16 ml। राइट आंसर 16 ml। सार्वत्रिक सूचक के पीएच चार्ट के अंतिम सिरों पर दिखने वाले रंग कौन से हैं, यानी जो पीएच स्केल होता है उसके फर्स्ट और अंत में कौन कौन सा रंग दिखाई देता है। तो इसके अंदर रेड और ब्लू, रेड और ग्रीन, रेड और ग्रीन, ग्रीन और रेड, ऑरेंज और ग्रीन। तो रेड और ब्लू कौन कौन से कलर दिखाई देता है उसमें, रेड और ब्लू। ओके साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, एक एक प्रश्न बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए। कॉर्क पौधे की पत्तियों की प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय, उदासीन, क्षारीय, नन ऑफ दिस। तो इसमें कौन सी होती है अम्लीय। अम्लराज में सांद्र HCl अम्ल व सांद्र HNO3 के मध्य अनुपात कितना होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अनुपात और नाइट्रिक अम्ल का अनुपात। नाइट्रिक अम्ल 1, HCl 3। जो भी आप अणुसूत्र पहले लिखने चाहो अकॉर्डिंग उसी का आपको अनुपात लिखना है। जैसा आपने HCl पहले लिख दिया तो 3 अनुपात। इज दिस क्लियर दोस्तों। आयनिक यौगिक निम्न में से किसमें घुलनशील होते हैं, आयनिक यौगिक किसके अंदर पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, बेंजीन के अंदर, पेट्रोल के अंदर, पानी के अंदर और केरोसिन के अंदर। तो इसका सही आंसर है साथियों पानी यानी जल के अंदर। एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक की अभिक्रियाशीलता का बढ़ता क्रम है, यानी इनमें सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील धातु कौन सी है। तो बढ़ता हुआ क्रम बताना आपको, Fe से बड़ी जिंक और जिंक से बड़ी एल्यूमिनियम। तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी इसमें, एल्यूमिनियम। एम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, एम कोश। ये परमाणु का नाभिक है साथियों, ये फर्स्ट कक्षा उसकी, ये दूसरी, ये तीसरी साथियों, और ये चौथी कक्षा। फर्स्ट कक्षा को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, के, दूसरी को एन, तीसरी को एम और चौथी को एन। 1 2 3 4 नील्स बोर का परमाणु मॉडल कहते हैं साथियों इसको। के कोश के अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है 2, एल में कितनी होती है 8, एम में कितनी होती है 18 और एन में 32। तो आपसे किसने पूछा है, एम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, बराबर 18। कोई सा भी कोश पूछ ले, चारों याद होने चाहिए, चारों के नाम याद होने चाहिए। कक्षा कितने होते हैं 4, एस में 2, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14। कक्षा को भी आपको याद रखना है कि एसपीडीएफ में कितने कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। फर्स्ट कक्षा में 2, इन्हीं दोनों का योग 8, तीनों का योग 18 और चारों का योग 32। ये आपको याद होना चाहिए एसपीडीएफ। अगला प्रश्न देखो साथियों, शुद्ध एथेनोइक अम्ल का गलनांक कितना होता है, एथेनोइक अम्ल गलनांक। गलनांक क्या होता है साथियों, जिस ताप पर वस्तु पिघल जाती है या गल जाती है। तो एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल CH3 COOH, इसको बोलते हैं एसिटिक अम्ल। और इसका जब हम आईपीसी नामकरण करते हैं ना, CH3C डबल बॉन्ड O, एक और एक कितने इसमें कार्बन 2, तो 2 पर क्या आता है एथेन, और क्या जुड़ रहा पीछे COOH, तो ओइक। तो क्या नाम हो गया इसका एथेनोइक अम्ल। अब इसका गलनांक पूछा है, ऑप्शन में दे रखा 290 केल्विन, 270 केल्विन, 393 के। नेक्स्ट प्रश्न देखो साथियों, शुद्ध एथेनोइक अम्ल का गलनांक कितना होता है, शायद ये तो बता दिया मैंने आपको।
एसिटिक अम्ल के 3 से 4% के विलयन को क्या कहा जाता है? एसिटिक अम्ल के 3 से 4% जो विलयन होता है ना, उसको क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं साथियों? सिरका। क्या कहते हैं उसको? सिरका। और सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। अचार मुरब्बे के अंदर आंवले का अचार मुरब्बा जो होता है वो। इसके बाद में अगला प्रश्न क्या साथियों? रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। रिक्त स्थान यानी खाली स्थान। खाली स्थान भी आपके कितना आएंगे साथ? 1 से लेकर के 7। इसके अंदर एक पहला प्रश्न ये पूछा रिक्त स्थान में, कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध पाया जाता है, यानी ये पहला कार्बन और ये दूसरे कार्बन के मध्य द्विबंध पाया जाता है, उस श्रेणी का क्या नाम है? तो उसका क्या नाम है साथियों? एल्कीन श्रेणी। कौन सी साथियों? एल्कीन श्रेणी। यदि सिंगल बॉन्ड वाला पूछे, कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध है, तो उसे एल्केन, और कार्बन के मध्य त्रिबंध है तो उसे एल्काइन। एल्काइन श्रेणी। क्लियर साथियों? और कुछ प्रक्रियात्मक समूह वाले हैं, जैसे किसी आईयूपीएसी के साथ में CHO जुड़ा हो, C सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड O जुड़ा हो, या C सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड O OH जुड़ा हो, तो इसमें तो क्या लगाते हैं हम? इसमें लगाते हैं ऑन, इसमें लगाते हैं ओइक, और CHO में क्या लगाते हैं? OH होता है तो ऑल, और इसमें क्या लगाते हैं? नेल। ये क्या प्रक्रियात्मक समूह की आईयूपीएसी पद्धति। आगे दोस्तों समझिए, अगला प्रश्न ये पूछा है, कार्बन परमाणु अन्य कार्बन परमाणु के साथ एक लंबी कार्बन की श्रृंखला बनाते हैं, जैसे CH3 CH2 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 अंत में CH3, तो ये पूरी कार्बन की एक श्रृंखला होगी। तो कार्बन के इस गुण को हम क्या कहते हैं? श्रृंखलन। क्या कहते हैं साथियों? श्रृंखलन। यानी एक बहुत बड़ी श्रृंखला है, इस गुण को क्या कहते हैं? श्रृंखलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइक्लोहेक्सेन का सूत्र क्या है? साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन, तो इसका सूत्र क्या है साथियों? C6H12। यदि आपसे पूछ ले साइक्लोहेक्सेन की संरचना बनाई है, तो साइक्लोहेक्सेन में कार्बन कितने साथियों? 6। 1 2 3 3 यानी 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। अब 6 कार्बनों के साथ कितना हाइड्रोजन है? 2। हो गए ना साथियों? 12 हाइड्रोजन हो गए। अब आपसे ये पूछ सकता है इस प्रश्न में, साइक्लोहेक्सेन के अंदर पाए जाने वाले सहसंयोजक आबंधों की संख्या लिखिए। अब सहसंयोजक आबंध आपसे पूछे हैं ना, तो आपको एकल बंध भी दर्शाना है, उसके अंदर द्विबंध भी दर्शाना है, और त्रिबंध भी दर्शाना है। अब इसमें कहीं पर आपको डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नजर आ रहा है? नहीं। तो यहाँ पर द्विबंधों की संख्या कितनी है? 0। त्रिबंधों की संख्या 0। लेकिन एकल बंधों की संख्या कितनी है? 6 कार्बन। 6 कार्बन एकल बंध के साथ संयोजित है, और उनके साथ कितना है? 12 हाइड्रोजन। तो 12 और 6 कितने हो गए? 18। तो एकल बंधों की संख्या कितनी इसमें? 18। द्विबंधों की 0, त्रिबंधों की 0। तीनों मेंशन करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु के किसी भी कोश में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या ज्ञात करने का सूत्र खाली स्थान है। परमाणु के किसी भी कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करने का सूत्र है, तो साथियों क्या है सूत्र? 2n²।
क्या साथियों, 2n²। जैसे n बराबर पहली कोस है, या दूसरी है, या तीसरी है, या चौथी है, तो यहाँ रखा हमने n की जगह एक का स्क्वायर, तो एक का स्क्वायर एक, 2 इंटू 2। तो फर्स्ट कोष में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, ये परमाणु का नाभिक, ये पहला कोष, ये दूसरा कोष, ये तीसरा और ये चौथा कोष। तो पहले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए साथियों, 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरा कोष ये 2 नंबर, 2 रखा आपने, 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8 इलेक्ट्रॉन। दूसरे कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तीसरा 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18, इसमें कितने हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन। और चौथे कोष में 16, 16 दूनी 32, इसमें कितना हो गए, 32। इसको किससे बदलते हम, इसको एल, इसको एन, इसको एन। ये मॉडल किसने दिया था, नील्स बोहर ने। नील्स बोहर का परमाणु मॉडल, परमाणु। तो सूत्र क्या है इसमें साथियों, इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करने का 2n²। आपसे ये भी पूछ सकता है, पिछले प्रश्नों में पूछा था कि कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, एल कोष में 8, एम कोष में 18 और एन कोष में 32। नेक्स्ट प्रश्न, आग बुझाने में कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है। आग बुझाने के लिए साथियों कौन सी गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में साथियों आग जल नहीं सकती, नाइट्रोजन की उपस्थिति में आग बुझ नहीं सकती। और बुझाने वाली आग कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड। उम्मीद करता हूं साथियों 1 से लेकर के 15, 20, 22 के समथिंग ये ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न मैंने आपको बताया साथियों। एक एक प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब हम पढ़ते हैं, थोड़े बड़े प्रश्न है, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न है साथियों। ये बहुत गहराई से बनाए इस पेपर को, और मुझे उम्मीद है 5 से 6 प्रश्न इस मॉडल पेपर से वार्षिक परीक्षा के अंदर मिल जाएंगे। तो देखो साथियों, सेक्शन सी, इसके अंदर अति से थोड़े बड़े लघुत्रात्मक प्रश्न है, थोड़े दीर्घ भी प्रश्न है। तो इसमें पहला प्रश्न है, रासायनिक अभिक्रियाओं को हम द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार संतुलित करते हैं, तो इसका एक उदाहरण देकर यह सिद्ध कीजिए कि अभिकारक एवं उत्पादों का द्रव्यमान बराबर होता है। तो साथियों कुछ प्रश्नों का मैं सॉल्यूशन करवा देता हूं, कुछ मेजर प्रश्न है उनको मैं एक वीडियो के अंदर अपलोड कर दूंगा। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है साथियों, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ये क्लास 9th के अंदर इसकी विद डिटेल के अंदर है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये होता है, किसी भी अभिकारक में न तो द्रव्यमान की हानि होती है, न ही इसका निर्माण होता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित होता है। इसे ही हम द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल C+O2 इज कन्वर्ट CO2। अब ये कार्बन है, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है मेरे साथियों, परमाणु क्रमांक तो कितना होता है 6, और परमाणु भार कितना होता है, परमाणु भार कितना होता है साथियों, इसका डबल। दूसरा परमाणु क्या है इसमें, ऑक्सीजन। कार्बन का परमाणु क्रमांक, सेकंड क्या है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का कितना होता है आपको पता ही है, का परमाणु क्रमांक कितना होता है 16। परमाणु क्रमांक तो 8 होता है, और भार कितना होता है 16 यानी 16। अब इन दोनों का परमाणु भार इसके बराबर में आना चाहिए। अब देखो कार्बन का कितना है 12 और ऑक्सीजन का 16, लेकिन ऑक्सीजन का अणु कितने हैं यहाँ 2। 12 प्लस 16 दूनी 32, दोनों का योग किया तो कितना गया 44, यानी अभिकारक का द्रव्यमान कितना है 44। तो इस उत्पाद का द्रव्यमान भी कितना होना चाहिए 44।
12 16 इंटू 2, 12 प्लस 16 दूनी 32, योग किया 44। तो हम कह सकते हैं साथियों, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार जितना द्रव्यमान अभिकारकों का है उतना ही द्रव्यमान उत्पादों का है, इसलिए LHS बराबर RHS। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया साथियों, बहुत अच्छा प्रश्न है। प्राकृतिक गैस के दहन की समीकरण लिखकर यह बताओ कि यह किसका उदाहरण है। प्राकृतिक गैस के दहन की समीकरण लिख करके आपको ये बताना है, ये जो एग्जाम्पल है ये कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण है, ऊष्माक्षेपी है, ऊष्माशोषी है, या अन्य कोई भी अभिक्रिया है। तो देखो सर, प्राकृतिक गैस का दहन, गैस का दहन, दहन का मतलब क्या होता है साथियों, जलन, ठीक है। प्राकृतिक गैस का अणु सूत्र क्या होता है, CH4, CH4 इसका प्लस। अब किसी भी चीज का हम दहन करेंगे तो उसके लिए हमको आवश्यकता किसकी है, वायु यानी ऑक्सीजन की। कोई भी वस्तु जब हम उसका दहन करते हैं, उसको जलाते हैं, तो बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में वो नहीं जल सकता। CH4 प्लस O2, इस रिएक्शन को संतुलित करने के लिए क्या करेंगे, यहां लगा देंगे 2 CH4, तो इधर क्या बन जाएगा, CO2 प्लस हाइड्रोजन कितने हैं, 4, 2H2, और ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 4, 2 यहाँ ले ली तो कितनी बची, अब 2 तो बराबर होगी प्लस ऊर्जा या उष्मा। क्या निकली साथियों इसमें से, उष्मा। यही प्राकृतिक गैस का दहन की समीकरण है। अब साथियों ये जो दे रखा है ना, ये CH4, ये मीथेन का अणु सूत्र है, इसका मीथेन। मीथेन किससे प्राप्त की जाती है साथियों, दलदली क्षेत्रों से, दलदली क्षेत्रों से। मीथेन के अंदर से जो बदबू आती है, बदबू कैसी बदबू आती है इसमें से, गोबर जैसी, गोबर जैसी। मीथेन के साथ साथियों, मीथेन प्लस ब्यूटेन प्लस मर्केप्टन, ये मिला देते थे, इन तीनों का संयुक्त रूप क्या बनती है साथियों, LPG। कौन सी गैस बन जाती है, LPG। उम्मीद करता हूं आपकी समझ में आई होगी। और ये कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण है, जब इसमें से उष्मा उत्सर्जित हो रही है, तो कौन सी है ये, ऊष्माक्षेपी। कौन सी रिएक्शन है साथियों, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। नेक्स्ट प्रश्न, बुझे हुए चूने के निर्माण की विधि लिखिए, यानी बुझा हुआ चूने को हम कैसे बनाते हैं, इसका पता कैसे करेंगे, इसका एक स्वच्छ चित्र व समीकरण लिखिए। बुझा हुआ चूना CaOH का होल 2 प्लस CO2, इसका कन्वर्ट क्या बनेगा, CaCO3 प्लस H2, CaCO3 प्लस H2O। अब देखो साथियों, ये आपने एक बीकर लिया, इस बीकर के अंदर आपने बुझा हुआ चूना डाल दिया। अब इस बुझे हुए चूने के अंदर इसमें आपने क्या डाल दिया, जल। धीरे धीरे क्या डाल रहे हो आप इसके अंदर, जल। जल डालने के थोड़ी देर बाद में आप इसके जैसे ही इस पात्र के आप हाथ लगाते हो, तो वो पात्र क्या हो जाता है, हल्का सा गर्म हो जाता है। गर्म क्यों होता है, क्योंकि उसमें क्या निकलती है, उसमें के रूप में वो तभी तो गर्म होता है। और इसकी रिएक्शन क्या होती है, CaOH प्लस CO2 कैल्शियम कार्बोनेट। जब हम दीवारों पर सफेदी करते हैं तो कुछ दिनों बाद में जो परत
जबकि जो चमक आती है वो किसके कारण आती है? कैल्शियम कार्बोनेट के कारण, क्योंकि उसके अंदर कौन सी गैस होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। ये सूत्र आपका संगमरमर, मार्बल, खड़िया, लाइमस्टोन, चूना पत्थर, चूना। अगला प्रश्न है, एल्कोहल व ग्लूकोज जैसे यौगिकों में हाइड्रोजन होते हैं लेकिन ये अम्ल नहीं है, इसे समझाइए। अब साथियों, एल्कोहल अणुसूत्र C2H5 OH और ग्लूकोज C6H12O6, इन दोनों के अंदर आपको हाइड्रोजन तो दिख रहे हैं बट ये अम्ल नहीं। अम्ल होते तो विद्युत के सुचालक होते, उनके जलीय विलयन में विद्युत का प्रवाह आसानी से हो जाता। इसको समझाना, अच्छे से याद करना, साथ में इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सूचक क्या है? लिटमस प्राकृतिक सूचक है, ये नहीं समझेंगे। सूचक ऐसे पदार्थ जो अम्ल और क्षार की विलयन के रंग को परिवर्तित कर देते हैं, उसकी गंध को परिवर्तित कर देते हैं, उन्हें सूचक कहते हैं। सूचक 3 प्रकार के होते हैं साथियों। पहला प्राकृतिक सूचक, दूसरा संश्लेषित सूचक या कृत्रिम सूचक, और तीसरा गंधीय सूचक। प्राकृतिक सूचक उसका क्या नाम है? लिटमस पत्र। लिटमस पत्र एक प्राकृतिक सूचक है जो थैलोफाइटा समूह का होता है और एक लिचेन नामक पादप से इसे प्राप्त किया जाता है या लाइकेन नामक पादप से इसे प्राप्त किया जाता है। जब अम्लीय क्षार के विलयन में हम इस पत्र का उपयोग नहीं करते तब इसका रंग बैंगनी होता है साथियों। कौन सा होता है? बैंगनी रंग का होता है। संश्लेषित सूचक, कृत्रिम सूचक रासायनिक विधियों द्वारा ये प्रयोगशालाओं के अंदर बनाए जाते हैं, मानव द्वारा बनाए जाते हैं, इसलिए इनको कृत्रिम सूचक भी कहते हैं। कृत्रिम सूचक के आपसे कोई एग्जाम्पल पूछे तो एग्जाम्पल आपको बताना मेथिल ऑरेंज और फिनॉल फ्लेथेनिन। ये भी क्या करते हैं? अम्ल और क्षार में रंग परिवर्तन, गंध परिवर्तन में अहम भूमिका निभाते हैं। और गंधीय सूचक जैसे अभी प्याज है, वेनिला है, प्याज को काटने के बाद में उसकी स्वाद ही बदल जाता है, गंध भी बदल जाती है। तो आगे दोस्तों, लिटमस क्या है? प्राकृतिक सूचक। नेक्स्ट क्वेश्चन, दंत क्षय के कारण को स्पष्ट करते हुए इसके बचाव के 2 उपाय लिखिए। दंत क्षय, पीएच के कारण दंत क्षय होता है। जब हमारे मुख की पीएच 5.5 से कम होने लगती है तो दंत क्षय होना प्रारंभ हो जाता है। दंत क्षय का मतलब भोजन जब हम करते हैं तो भोजन करने के बाद में हम जब मुंह की सफाई सही ढंग से नहीं करते हैं और हम सो जाते हैं तो मुख के अंदर कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो उससे क्रिया करके अम्ल उत्पन्न कर देते हैं और उस अम्ल के कारण ही दांतों का क्षय होना प्रारंभ हो जाता है। तो इसके लिए क्या करना साथियों? समय समय पर भोजन करने के बाद में दांतों की अच्छे से सफाई करनी चाहिए और दंत मंजन का उपयोग करना चाहिए। इज दैट क्लियर? नेटल के विषय में आप क्या जानते हैं? नेटल, कुछ बच्चे सोचते हैं कि नेटल एक जंतु है या जीव है, जबकि साथियों नेटल एक पेड़ है, पादप है। इस पादप के संपर्क में यदि हमारे शरीर की त्वचा इसकी पत्तियों के संपर्क में आ जाती है तो डंक मार, क्योंकि ये जो पादप है मेथेनोइक अम्ल का स्राव करता है जिससे हमारे शरीर में जलन एवं दर्द होने लगती है। और इसका निवारण ही इसके जस्ट पास में एक डॉर्क नाम पादप होता है, उसकी पत्तियां होती है, उसको रगड़ देते हैं। वो उसकी जो प्रकृति होती है वो क्षारी होती है, इस पादप की प्रकृति अम्लीय होती है। तो धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के प्रभाव को उदासीन कर देता है और धीरे धीरे जलन एवं दर्द खत्म होने लगती है। ये नेटल है साथियों। क्रिस्टलन जल की परिभाषा लिखकर उदाहरण दीजिए। क्रिस्टलन जल बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। लवण के इकाई सूत्र के साथ जुड़ने वाले निश्चित जल के अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन जल कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे CaSO4.2H2O या K2SO4Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2। अब ये साथियों आपको H2O दिख रहे दोनों अणुसूत्रों के, ऊपर कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट और नीचे पोटेशियम सल्फेट डाइएल्यूमिनियम ट्राइसल्फेट 24H2O।
फिटकरी बोलते हैं इसको हम। फिटकरी में जल के अणुओं की संख्या कितनी साथियों? 24। और कैल्शियम सल्फेट में कितनी है? 2। वैसे नाम क्या है इसका? जिप्सम। इस जिप्सम का उपयोग करके हम प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाते हैं। तो ये क्रिस्टलन जल है साथियों। अगला क्या दे रखा है इसी में ही, किसी भी धातु की अम्लों के साथ अभिक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है? देखो साथियों, ये जो प्रश्न है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। किसी भी धातु की अभिक्रिया अम्लों के साथ कराई जाती है तो कौन सी गैस निकलती है? ये हमने धातु ली, धातु की अभिक्रिया किसके साथ करवा दी? अम्लों के साथ। तो इधर क्या बन गया साथियों? एक लवण बनेगा और लवण के साथ में एक गैस उत्सर्जित होगी। उस गैस का क्या नाम है? हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस। अब धातु हमने ले ली साथियों जिंक, प्लस अम्ल कौन सा ले लिया? H2SO4। H2SO4। और इधर क्या बन गया? ZnSO4। जिंक सल्फेट का लवण बन गया। इधर गैस कौन सी निकल जाएगी? H2। तो कौन सी गैस उत्सर्जित हुई साथियों? हाइड्रोजन। यदि ये धातु की अभिक्रिया अम्लों के साथ नहीं करके किसके साथ कर दे? क्षारकों के साथ, तब भी क्या होगा? लवण बनेगा और वही हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होगी। देखो साथी, धातु हमने यही ले ली Zn और क्षारक क्या ले लिया? NaOH। इसको संतुलित करने के लिए इसके आगे क्या लगा दिया? 2। या आपको कौन सी गैस निकालनी है? H2। आपने निकाल दी H2। क्या बचा यहाँ पर? Na2 ZnO2। तो इसका क्या नाम हो गया? सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट। ये एक लवण बन गया और ये H2 गैस निकल गई। इसका नाम आपको पता है, जिंक सल्फेट है। आगे दोस्तों समझ लो, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है। एक मिनट साथियों, इस मार्कर में इनको डाल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो साथियों, कार्बन की विशेषता लिखकर ऑक्सीजन के अणु की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। कार्बन, कार्बन की विशेषता, कार्बन की विशेषता। देखो साथियों, फर्स्ट लाइन, कम से कम आपको 4 से 5 विशेषता इसकी याद होनी चाहिए। फर्स्ट, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है और इसका परमाणु भार 12 होता है। इसे C से प्रदर्शित करते हैं। फर्स्ट लाइन हो गई। नेक्स्ट लाइन में क्या लिखोगे? कार्बन परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p2 होता है। तीसरी लाइन में क्या लिखोगे साथियों? कार्बन की संयोजकता 4 होती है। कितनी होती है? 4। ये अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है साथियों? ऊपर 2 और 2 4। कितनी होती है? ये फिर एक, इस संयोजकता को हम 8 में से घटा करके लिखते हैं तो कितनी बचती है? 4। अब संयोजकता की परिभाषा सुनो आप। किसी भी तत्व के अंतिम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। जैसे अभी इसके अंतिम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी संयोजकता कितनी है? 4। यदि इससे ऊपर होती तो हम उसको किस में से घटा करके लिखते हैं? 8 में से। अब आगे सुनो, यदि अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा है तो उसे 8 में से घटा करके लिखते हैं। संयोजकता पहले 1 से लेकर के 4 तक बढ़ती है, फिर बाद में 4 3 2 1 इस प्रकार से घटती जाती है। संयोजकता कहलाती है। आगे समझो। फर्स्ट लाइन लिखी, तीसरी होगी। चौथी लाइन क्या लिखोगे? कार्बन अन्य परमाणुओं के साथ एकल बंध द्वारा, द्विबंध द्वारा, त्रिबंध द्वारा जुड़े हुए होते हैं। कार्बन के भी समस्थानिक होते हैं। आगे समझिए। समस्थानिक और संभारिक। समस्थानिक ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक तो समान होते हैं
लेकिन उनके परमाणु भार अलग अलग होते हैं, उन्हें समस्थानिक कहते हैं। और संभारिक ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक अलग अलग और परमाणु भार एक समान होते हैं, उन्हें संभारिक कहते हैं। अगला क्या पूछे इसमें, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है साथियों, 8। इसका ई विन्यास करते हैं हम 1s2 2s2 2p6 6 कर देंगे तो इन कितने हो जाएंगे, 2 और 2 4 और 6 10, लेकिन हमको कितना बनाना है 8, तो यहाँ कितना लगाना है 4। अब देखो साथियों वही संयोजकता वाली बात आ रही, ये दूसरी लाइन चल रही, इसके अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, बराबर 6। और इस कोष को भरने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है सर, इसको भर देंगे 2, तो कितने हो जाएंगे 8। तो क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन 2 ऑक्सीजन आपस में डबल बॉन्ड के द्वारा संयोजित होंगे। अब इसके इलेक्ट्रॉन बिंदु 2, इसके अंतिम कोष में 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 3 4 5 6, इसके अंतिम कोष में कितने 6 3 4 5 6। अब हम क्या करेंगे, ऐसे इसको गोला बनाएंगे। अब देखो 4 ये हो गए और 4 और 4 8, 4 ये 4 और 4 8, ये कहलाती है ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। दोनों ने आपस में 2-2 इलेक्ट्रॉनों का साझा कर लिया और इनके अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एथेनॉल के रासायनिक गुणधर्म पूछे। एथेनॉल अच्छे से पढ़ लेना। ग्रेफाइट के उपयोग, एल्काइन क्या है, और आईयूपीएसी पद्धति पूछी, कुछ उनका नामकरण पूछा है। तो साथियों उम्मीद करता हूं आपको जो प्रश्नों का मैंने दोहरान किया है आप इनको अच्छे से याद करोगे। एक एक प्रश्न बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये मॉडल पेपर फर्स्ट है, अब अगली वीडियो के अंदर मॉडल पेपर सेकंड का अध्ययन करेंगे। एक बार पुनः आरपीएससी साइंस बाय विनोद सर के यूट्यूब चैनल पर सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों न्यू ईयर आ रही है तो सभी मेरे प्यारे साथियों को हैप्पी न्यू ईयर। नई साल आपके लिए सुखद रहे, अच्छे से आपके दिन कटे और आपकी एग्जाम में अच्छे मार्क्स आए, ये मेरी कामना है। जय हिंद साथियों।